अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, बिहार चुनाव और बिहार चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा पसोपेश में अगर कोई है तो वो है बिहार का मुसलमान और देश भर का मुसलमान। क्योंकि सवाल जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा जो बात होती है वो मुसलमानों की होती है। क्योंकि जिस तरीके से 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से देश भर में जो हालात हुए मुसलमानों के, जो ज्यादती हुई मुसलमानों के साथ, तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के इश्यू को लेकर हर चुनाव में ये बात पूछी जाती है, ये सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार मुसलमान किसके साथ जाएगा। और बिहार पर आज हम जो बात करने वाले हैं, आपको हैरानी होगी। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव, ये तमाम वो लोग हैं जो मुसलमानों का वोट भर भर कर इन्होंने लिया, बरसों तक अपनी सत्ता बनाए रखी। लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये जो यादव हैं तमाम, जो मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, बिहार के अंदर यादव जो बिरादरी है वो 16% वोट थे, जबकि मुसलमान वोट बिहार के अंदर 17% है। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि आप पर राज कौन कर रहा था इतने सालों तक, और कितने मुस्लिम विधायक हैं आपके। बिहार के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख मुस्लिम वोटर हैं। 2 करोड़ 30 लाख मुस्लिम वोटर्स, यानी आपकी नुमाइंदगी कितनी होनी चाहिए विधानसभा में, आप सोचिए। 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 243 सीटों वाली बिहार की विधानसभा के अंदर कुल मिलाकर 2020 में महज 19 मुस्लिम विधायक जीतकर कामयाब हो पाए। ओवैसी का बहुत गाना गाते हैं लोग, ओवैसी ने हरा दिया, ओवैसी ने हरा दिया। ओवैसी 2 मरतबा एआईएमआईएम की तरफ से लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा गया और कहा गया कि हमें महागठबंधन का हिस्सा बनाइए, बीजेपी को अगर हराना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं। 2 मरतबा लालू प्रसाद यादव को अख्तरुल ईमान ने खत लिखा, पत्र लिखा। 1 मरतबा तेजस्वी यादव को पत्र लिखा। और तो और अख्तरुल ईमान अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, पदाधिकारियों को लेकर लालू प्रसाद के घर तक पहुंच गए, ढोल नगारे बजाकर, कि हमें महागठबंधन में शामिल कीजिए, इंडिया गठबंधन में शामिल कीजिए। लेकिन नहीं, मुसलमानों के वोट से मुसलमानों पर हमें हुकूमत तो करनी है। दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटें हैं और इसमें हैरानी की बात आपको मैं बताऊं कि तकरीबन 243 में से 47 सीटें, यानी कि 47 सीट्स ऐसी है जहां पर सीधे तौर पर मुस्लिम वोटर ये तय कर सकते हैं कि यहां पर कौन जीतेगा। आप सोचिए, 243 में से 47 सीटें ऐसी है, 2 करोड़ से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, लेकिन महज 19 मुस्लिम विधायक हैं बिहार के अंदर 2020 में जो जीत कर आए थे। अब 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है, तरह तरह की बातें वहां पर हो रही है, कौन क्या करेगा, क्या होगा। लेकिन आपको मोटा मोटा मैं अगर बताऊं कि जो 47 सीटें हैं जहां मुसलमान सीधे तौर पर फैसला कुन जिसे कहा जाए कि वो फैसला करेंगे कि वहां पर कौन जीतेगा, ऐसी सीटों पर भी मुसलमान जीत नहीं पाता है। इन सीटों में से 11 सीटें ऐसी है विधानसभा की बिहार में, 11 सीटें जहां पर 40% से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। 11 सीटें हैं ऐसी, जबकि 7 सीटें ऐसी है जहां पर 30% से ज्यादा मुसलमान हैं या 30% मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। यानी सीधे तौर पर ये 47 विधानसभा सीट्स ऐसी है जहां पर सीधे मुसलमान फैसला करते हैं कि वहां पर कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन अफसोस, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम, ये तमाम अंदर अंदर जो लड़ते हैं, मुसलमान कैंडिडेट्स उतारते हैं एक दूसरे के सामने। पिछले चुनाव में तो यह था कि 20 विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर मुसलमान ही मुसलमान से चुनाव लड़ रहा था, और नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि उसमें से 6 सीटें एनडीए जीत गई, बीजेपी और इनके जो है वो लोग जीत गए 6 सीटें।
उनके भी मुसलमान नहीं जीते। आपको मैं एक डाटा बताता हूं दोस्तों, काफी सारी डिटेल में आपको आज मैं बताऊंगा ये चीजें। जो लोग कहते हैं ना कि मुसलमान बीजेपी को पसंद करने लगे हैं, मुसलमान बीजेपी को वोट देने लगे हैं, मुसलमान एनडीए को पसंद करने लगे हैं, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूं, अगर मुसलमान बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, अगर मुसलमान बीजेपी के सहयोगी दलों को पसंद कर रहे हैं, तो 2020 के असेंबली इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ी, उस जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जेडीयू का नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया? जबकि 2010 की अगर बात करें तो जेडीयू के 5 मुस्लिम उम्मीदवार जीते थे। क्यों? क्योंकि वो 2010 की राजनीति थी। 2014 की राजनीति का पूरा पटल पर जैसे नरेंद्र मोदी सामने आए और जो चीजें हुई 2014 के बाद, तो पूरा सिनेरियो बदल गया। मुसलमानों का एनडीए से और ज्यादा मोहभंग होने लगा जब नरेंद्र मोदी का गुजरात दंगों को लेकर जो चेहरा सामने आया। और यही वजह थी कि 2020 में जब नीतीश कुमार ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे तो उनका एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया। एलजेपी, रामविलास पासवान की पार्टी, उस पार्टी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे बिहार असेंबली इलेक्शन में, एक भी मुसलमान नहीं जीत पाया। और दूसरी जो पार्टियां हैं उनकी अगर बात करें तो जेडीयू के एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया, एलजेपी का एक भी उम्मीदवार नहीं जीत पाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो 19 मुस्लिम विधायक बने हैं, उनमें से आरजेडी के 8 विधायक हैं, एआईएमआईएम के 5 विधायक थे। मैं थे इसलिए कह रहा हूं कि इसमें से 4 विधायक टूटकर चले गए थे, आरजेडी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस के 4 विधायक जीत पाए मुसलमान, सीपीआई एमएल, सीपीआई माले जिसे कहते हैं, सीपीएमएल, उसका एक विधायक जीता मुसलमान। बीएसपी का, मायावती पार्टी का, एक मुस्लिम विधायक जीता। और जैसा मैंने बताया कि 32 सीटें तकरीबन ऐसी थी, 20 या 32, जहां मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम का मुकाबला बताया जा रहा था। अब दोस्तों, कांग्रेस ने 2020 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 12 मुस्लिम उम्मीदवार दिए थे। 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 12 मुस्लिम उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी ने दिए थे, जिनमें से महज 4 ही जीत पाए। अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी ने 18 मुसलमान उम्मीदवार दिए थे, 18, और उसमें से 8 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर विधायक बने। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, एक भी मुसलमान विधायक जेडीयू की पार्टी से नहीं बना। एलजेपी ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार दिए, एक भी मुसलमान नहीं बना। अब यहां पर यह आरोप लगाया गया कि ओवैसी की वजह से हार गए। ओवैसी तकरीबन 20 सीटों पर लड़े, तो ये कहा गया कि 20 सीटों पर ओवैसी ने हराया, लेकिन हकीकत यह है कि ओवैसी जिन सीटों पर लड़े थे, वहां पर ओवैसी के लड़ने के बाद भी तकरीबन 9 सीटें महागठबंधन जीता है, और एनडीए मेरे ख्याल से 6 सीटें जीता था वहां। अब अगर आपको इतना ही डर है कि ओवैसी की वजह से हार गए, और अगर आप उसके बाद भी ओवैसी को, एआईएमआईएम को, अगर आप अपने गठबंधन में शामिल नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन आपकी नीयत पर सवाल उठना लाजमी है। या क्या यह कहा जाए कि नरेंद्र मोदी ने जो जाल फेंका था, उस जाल में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी फंस चुके हैं कि मुसलमानों से दूरी बनाकर रखो। अगर ओवैसी साथ आएगा तो मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा। ये जो जाल फेंका है नरेंद्र मोदी ने, इस जाल में, इस ट्रैप में आरजेडी और कांग्रेस पार्टी फंस चुके हैं। अगर ऐसा है तो आपने बहुत कोशिशें की, 2014 के बाद से आपने पूरी कोशिशें की मुसलमानों से दूरी बनाने, लेकिन उसके बावजूद आप कुछ नहीं कर पाए। उल्टा यह हुआ कि मुसलमानों ने ही आपकी बची कुची इज्जत को बचाया, आप लोगों को जिताकर, कांग्रेस वालों को, आरजेडी वालों को। लेकिन आपको दूरी बनानी है मुसलमानों से। अगर ये जो चीजें चल रही हैं, अगर आप वाकई में नरेंद्र मोदी के इस जाल में फंस रहे हैं, ट्रैप में फंस रहे हैं, तो ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बौद्धिक स्तर की जीत इसे कहा जाएगा कि वो कामयाब हुए इस चीज में कि आपको मुसलमानों से दूर रहना।
इस चीज में वो लोग कामयाब हो गए। दूसरा, सीमांचल की 24 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमानों का अच्छा खासा वोट है। आपको बताऊं मैं, किशनगंज में तकरीबन 68% मुस्लिम वोट है, कटिहार में तकरीबन 45% मुस्लिम वोट है, अररिया में तकरीबन 43% मुस्लिम वोट है, पूर्णिया में तकरीबन 39% मुस्लिम वोट है। अब आप सोचें कि ये जो इतने सारे मुस्लिम वोट हैं, उसके बावजूद मुसलमान जीत क्यों नहीं पाते। बिहार असेंबली की अगर बात करें, सिर्फ 1985 का साल वो साल था जब सबसे ज्यादा बिहार में 34 मुसलमान उम्मीदवार जीते थे, विधायक बने थे जीतकर। उसके बाद से यह आंकड़ा लगातार कम होता गया, कभी 18, कभी 20, इस बार कभी 19, कभी 24, इस तरह का आंकड़ा रहा, और पिछली बार यह आंकड़ा 19 पर रहा। लगातार मुसलमानों की कयादत जो है वो कम होती चली गई। 16% वाले यादव 17% वाले मुसलमानों के वोट लेकर राज करते रहे और मुसलमान कयादत को हाशिए में धकेलते रहे। जब सर्वे भी बहुत कुछ हुए, बहुत सारे सर्वे किए गए। अब जो ये अलग अलग सर्वे थे, हालिया एक सर्वे हुआ जिसमें तेजस्वी यादव को यह बताया गया कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है, और तेजस्वी यादव को तकरीबन 34% लोगों ने पसंद किया कि वो मुख्यमंत्री की पसंद है। नीतीश कुमार को महज 24% लोगों ने पसंद किया। प्रशांत किशोर को तकरीबन 14% लोगों ने पसंद किया। चिराग पासवान को तकरीबन 9% लोगों ने पसंद किया। बीजेपी के सम्राट चौधरी को महज 5% लोगों ने पसंद किया। और बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, मैं पत्रकार हूं लेकिन मैं भी उनके बारे में इतना ज्यादा कुछ नहीं जानता, तो आम लोग तो क्या ही जानते होंगे, राजेश राम को महज 1.5% लोगों ने पसंद किया सीएम के चेहरे के तौर पर। अब वोट प्रतिशत की बात करें तो तकरीबन 36% लोगों ने एनडीए को वोट देने की बात कही। इंडिया गठबंधन को तकरीबन 35.8% वोट देने की बात आई है। इतने लोग यानी पसंद करते हैं, इतने लोग वोट जा सकते हैं। जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी है, तकरीबन 9% लोगों ने उस पार्टी को पसंद किया, जबकि जो अन्य है तकरीबन 13%, अब उसमें ओवैसी और दूसरी सारी पार्टी के आ जाते हैं। एआईएमआईएम ने जो कोशिशें की, पत्र लिखा, बातचीत की कोशिश की और यह कहा कि हमें सिर्फ 6 सीटों पर आप लड़ने दीजिए, हम सिर्फ 6 सीटों पर लड़ना चाहते हैं, बीजेपी को हराना है तो हमें भी अपने साथ में रखिए आप। और साथ में यह भी कहा एआईएमआईएम ने कि हमें अगर आप जीत जाते हैं या इंडिया गठबंधन जीत जाता है तो हमें कोई मंत्रालय भी नहीं चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने असदुद्दीन ओवैसी को ठहरिए, दूरी रुकी। क्यों? क्योंकि आपकी दाढ़ी, आपकी टोपी वो हमको सूट नहीं करती। राहुल गांधी भले ही आवाज उठाते हैं मुसलमानों का, बहुत अच्छा आवाज उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी में प्रियंका और राहुल ये जो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं मुसलमानों का, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आपको ये चीजें सोचनी होगी। जब आप ब्लेम करते हैं किसी पर, आपने ब्लेम किया कि ओवैसी की वजह से हम 20 सीटें हार गए, तो वही ओवैसी आपसे कह रहे हैं ना कि हमें शामिल करिए गठबंधन में, क्यों शामिल नहीं करते हैं आप? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के फेंके हुए सांप्रदायिकता के जाल में फंस चुके हैं और इससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं होना। दूसरा, अगर बीजेपी जिसको अपने साथ में लेती है, नवीन पटनायक उड़ीसा के आपको याद होंगे, लगातार बीजेपी के साथ में मिलकर वो गठबंधन में सरकारें बनाते थे। बीजेपी जिसे अपने साथ में रखती है, नरेंद्र मोदी ने अगर जिसके कंधे पर हाथ रख दिया, उसकी तबाही निश्चित। ये चीज बहुत अच्छे से समझ सकते हैं उद्धव ठाकरे, ये चीज समझ सकते हैं नीतीश कुमार, जो अब खत्म होने की कगार पर है। अगले चुनाव में पता नहीं क्या हाल हो उनका, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बनने के साथ तो मुझे भी लगता है। नवीन पटनायक को पूछो उनका क्या हाल कर दिया। तो जिन जिन को नरेंद्र मोदी ने कंधे पे हाथ रखा, उनके कंधे पर से कूद के नरेंद्र मोदी आगे चले गए। जब आप कहीं जंप लगाते हैं ना, आप किसी दीवार पर या कहीं कूदना चाहते हैं ना, आप कहीं पांव रखकर कूदने की कोशिश करें, 2 ईंटें जमाइए, वहां कूदने की कोशिश करें। जब आप वहां से जंप लेंगे तो वो ईंट गिर जाएगी।
नरेंद्र मोदी ने वही किया है। आडवाणी जी से आप पूछ सकते हैं जाकर, बीमार हैं बेचारे, उनसे जाकर आप पूछ सकते हैं आप कि किस तरीके से आपका इस्तेमाल हुआ। अब ये जो चीजें चल रही, इसी बीच जो ये कहते हैं कि ओवैसी बी टीम, मैं जाती तौर पर इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि ओवैसी बी टीम, मैं इत्तेफाक नहीं रखता इस चीज से। लेकिन ये एक बात मैं कहता हूं कि यह भी हकीकत है कि मौजूदा दौर में ओवैसी की जो राजनीति है वो मुसलमानों को नुकसान जरूर पहुंचा रही है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ओवैसी नहीं है, उसके लिए जिम्मेदार सभी सेक्युलर पार्टियां हैं। आप ये बहाना, ये दिखावा छोड़ दें कि हम सब मिलकर लड़ रहे हैं। अगर आप ये दिखाना चाह रहे हैं, ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ मिलकर लड़ रहे हैं, तो आपको ओवैसी को अपने साथ लेना पड़ेगा। जिसको जिंदगी भर आपने छोटा रिचार्ज कहा, उस अरविंद केजरीवाल से आप बार बार गठबंधन कर लेते हैं। आप उसे कहते हैं कि वो तो आरएसएस का है, वो तो छोटा रिचार्ज है। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस को जो सत्ता से बेदखल किया गया, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल थे। उसके बावजूद ये कांग्रेस पार्टी ने बार बार केजरीवाल के साथ में, आम आदमी पार्टी के साथ में गठबंधन किया, लेकिन ओवैसी के साथ आप गठबंधन नहीं करते। क्यों? जब आप बी टीम कहने के बाद भी केजरीवाल के साथ गठबंधन कर सकते हैं, जबकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के तो कई सबूत आपके पास है कि उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई, लेकिन ओवैसी के कोई सबूत है आपके पास कि ओवैसी की वजह से आप सत्ता से बाहर हुए हों? देश भर में कई सारे राज्य ऐसे हैं जहां पर ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ती। हरियाणा में कौन सा चुनाव लड़ा ओवैसी की पार्टी ने, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर ओवैसी ने या तो लड़ाई नहीं या बहुत एक दो सीट पर लड़ा। अब कुछ लोग कहते हैं कि ओवैसी बयान देते हैं तो उसका असर गलत जाता है, तो योगी आदित्यनाथ के बयान का असर बहुत अच्छा जाता है क्या? ऐसे बहुत लोग हैं बयान में जिनके बयानों का असर आप देखें। अब आप ये कहें कि ओवैसी अपने घर में ही बैठे रहे, वो राजनीति ना करें, तो वो तो नहीं हो सकता। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, अरे आप पार्टी व्यक्ति का छोड़ो, कांग्रेस का ही कोई विधायक अगर चुनाव लड़ रहा है ना, तो वो भी सोचेगा कि इच्छा उसके अंदर होती है कि मैं और फलू फूलू और मैं मंत्री बनूं जीतकर। तो जो व्यक्ति अपनी पार्टी चला रहा है, क्या वो व्यक्ति अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करना नहीं चाहेगा? कौन चाहेगा कि मैं अपनी पार्टी बनाकर बस एक ही राज्य में पड़ा रहूं? मैं हर किसी की महत्वाकांक्षा होती है, होनी भी चाहिए। आप राजनीति कर रहे हैं, आपको अपने पैर पसार कर आगे बढ़ना चाहिए। गलत क्या है उसके अंदर? अगर आपको गलत लगता है, डायलॉग करिए, आप बात करिए उनसे। क्यों बात नहीं करते हैं आप? आपको यही डर लगता है कि आपका हिंदू वोट छटक जाएगा? ये डर है अगर आपको, तो इसका मतलब आप नरेंद्र मोदी के फेंके हुए जाल में फंस चुके हैं। मैं ये अल्फाज बार बार बोल रहा हूं। तो बिहार में देखते हैं क्या होगा। इसी बीच प्रशांत किशोर ने दावा ठोक दिया और कहा कि मैं 40 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारूंगा। प्रशांत किशोर बी टीम नहीं है, ओवैसी बी टीम। चाहे वो 5 सीटों पर लड़े, लेकिन बी टीम ओवैसी। 40 मुसलमान उतारने वाला प्रशांत किशोर बी टीम नहीं है। मायावती, जिसने उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मुसलमान उतारे, वो बी टीम नहीं। बी टीम कौन है? बी टीम ओवैसी। क्यों ओवैसी बी टीम है? क्योंकि दाढ़ी है, टोपी है, मुसलमान उसके साथ में लामबंद हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे। ये डर फलस्तीन से लेकर भारत तक, आप समझ सकते हैं कयादत को नहीं पनपने देना ये किसकी साजिश है, कौन कंट्रोल कर रहा है। ये तमाम चीजें बिहार इलेक्शन पर आगे और भी अपडेट देता रहूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो, फॉलो न किया हो, तो जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। जय भारत, जय हिंद।